Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS कठूमर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और कुछ एक शायद एडिशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं उनको लेकर आपके सामने आ रहे हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है उसका मीन्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्प्लेस मीन्स टू रिमूव। डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? टू रिमूव, यानी कि हटाना। आप किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के थ्रू उसके अंदर से क्या करने वाले हो? रिमूव करने वाले हो, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर reactive substance remove more reactive substance remove less reactive substance from its salt solution। मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देने वाला है? रिमूव कर देने वाला है। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ये आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? अब देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं। हम रिएक्शन कराते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कुछ जिंक पीसेस डाल देते हैं। जिंक पीसेस डाल देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो ये होते हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, दो मेटल सब्सटेंस यानी कि दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो, कॉपर सल्फेट और जिंक। ठीक है ना? ये, और जब इन दोनों को आपस में आप रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं आपके सामने? जिंक सल्फेट और कॉपर आपको ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। जिंक जो सब्सटेंस है इसने कॉपर को रिमूव किया है और कॉपर को रिमूव करके खुद उसकी जगह पर आ गया है। ठीक है ना? तो किसने किसको रिमूव किया है? जिंक ने कॉपर को रिमूव किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन हो गया? जिंक। और लेस रिएक्टिव कौन हो गया? कॉपर। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव जिंक डिस्प्लेस्ड less reactive copper from its salt solution। इसका कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन क्या था? CuSO4। तो मोर रिएक्टिव कौन हो गया? जिंक। लेस रिएक्टिव कौन हो गया? कॉपर। तो हटना किसको है? लेस रिएक्टिव को। भाई
अधिक ताकतवर अपने से कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पावर है वो किसकी है, रिएक्टिव की। तो ज़्यादा रिएक्टिव जो सब्सटेंस होगा वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मैं एक रिएक्शन और लिखता हूँ। अगर कॉपर सल्फेट, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन को रिएक्शन कराऊँ तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन ए आयरन नेल dipped in CuSO4 solution, then the blue color of CuSO4 solution is disappear and a brown colored layer accumulate at the iron nail। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। हाँ, तो देखो मैंने लिखा है, जब एक आयरन नेल को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, डिप्ड कर देते हो, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका एक ब्लू कलर होता है। तो जैसे तुमने आयरन नेल को इसके अंदर डाला तो इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो स्लोली डिसअपीयर होने लगता है और आयरन नेल जो है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी है और ये इसके लिए मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने ऊपर ये रिएक्शन नोट की है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ले लिया, आयरन नेल इसके अंदर डाल दी, ये मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो देखो चेक करो ढंग से, ये मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना। क्या लिया, ले लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे कलर का है, ब्लू कलर का, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और ये ले ली मैंने एक आयरन नेल, यानी कि लोहे की एक कील ले ली, Fe नेल, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस आयरन नेल को इस CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देता हूँ, ठीक है। डाल दिया इसके अंदर। डालने के बाद कंडीशन जो यानी कि रिजल्ट्स जो आपके सामने हैं वो क्या होंगे, ये तो आयरन नेल मैंने निकाल दी, इसकी आउट कर लिया आयरन नेल को, और ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कलर डिसअपीयर, यानी कि ये जो ब्लू कलर था यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है, ठीक है ना, ब्लू कलर। और ये जो आयरन नेल है ए ब्राउन कलर लेयर एट द नेल, इस कील के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर एक्यूमुलेट हो गई है। तो अब देखो यहाँ पर रीजन चेक करो, ठीक है ना।
कलर क्यों डिसअपीयर हुआ और नेल के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर क्यों आई। दोनों जो रीजन्स हैं उनको चेक करना है हमको। तो देखो रिएक्शन पे ध्यान दो। यहाँ पे ये जो रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, इस रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं रिजल्ट्स क्या है, FeSO4 प्लस Cu। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लू कलर किसका है, कॉपर सल्फेट का। ब्लू कलर किसका है, कॉपर सल्फेट का। अगर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर तुमने आयरन नेल को डाल दिया तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पर FeSO4 का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर कौन फॉर्म हो चुका है, FeSO4। FeSO4 जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इस FeSO4 का ब्लू कलर नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को, FeSO4 का ब्लू कलर नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर अब यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो कौन है बताओ, FeSO4। इसलिए यहाँ पर इसका ब्लू कलर नहीं आता है। और इस जगह पर यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, CuSO4। इसलिए इस सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। ठीक है ना। तो ये तो ब्लू कलर के डिसअपीयर होने की बात आ गई, क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए ब्लू कलर डिसअपीयर हो चुका है। अब आयरन नेल के ऊपर जो ये ब्राउन कलर की लेयर एक्यूमुलेट हुई है, ये क्यों है और ये किसकी आई है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन के अंदर कॉपर को रिलीज किया गया है, कॉपर को रिलीज किया गया है। अब कॉपर जब रिलीज हुआ है तो ये जो कॉपर है ये स्लोली इस आयरन नेल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं इस आयरन नेल के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ब्राउन कलर किसके कारण आया है, कॉपर। किसके कारण आया है, कॉपर पार्टिकल्स के एक्यूमुलेट होने के कारण आया है। ठीक है ना। तो दोनों जवाब आपको मिल चुके हैं। आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपीयर हुआ और आयरन नेल के ऊपर कॉपर के लेयर एक्यूमुलेट होने के कारण ब्राउन कलर आया है। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। आप इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए जाएंगे और उन एग्जाम्पल्स में आपसे पूछ लिया जाएगा विच रिएक्शन इज हैपन्ड एंड विच इज़ नॉट। कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। जैसे आपको दे दिया जाए ZnSO4 प्लस Cu इक्वल टू CuSO4 प्लस Zn, और एक एग्जाम्पल दे दिया जाए Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए विच रिएक्शन इज हैपन्ड एंड विच इज़ नॉट, और ये दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन तो हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, ये किस बात पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इस रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले मेटल एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी पर। किस पर डिपेंड करती है, मेटल एलिमेंट की रिएक्टिविटी पर, कि कौन सी मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो यहाँ पर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है कौन, कॉपर, और यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है कौन, Fe। तो जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैसे रिमूव कर सकता है, नहीं कर सकता। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो कम वाला अधिक को कैसे हटाएगा, नहीं हटा सकता। इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकती। दिस रिएक्शन इज नॉट हैपन्ड, ये रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती। अब इस रिएक्शन को चेक करें दूसरी वाले को कि आयरन की रिएक्शन करा रहे हो कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब आयरन अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था। ठीक है ना। तो आयरन कॉपर को ईच वे में डिस्प्लेस कर देगा तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज हैपन्ड, ये रिएक्शन संपन्न हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 केमिकल रिएक्शन दे दी और ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस विच रिएक्शन इज हैपन्ड और नॉट।
तो आपको दोनों रिएक्शन के अंदर ये चेक करना है कि कौन सी मेटल इसके अंदर यूज की जा रही है और इस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है। अब आपको लगेगा कि सर हम रिएक्टिविटी को कैसे जानें, तो देखो रिएक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीरीज़ बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। उस सीरीज़ को मैं आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ metals, a series is formed called reactivity series। ठीक है ना। मेटल एलिमेंट की रिएक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीरीज का फॉर्मेशन किया गया है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब देखो चेक करते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज को मैं और अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। आफ्टर, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, आफ्टर displacement reactions, the metal elements are arranged in decreasing order of reactivity in a series that is called reactivity series। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद जो मेटल एलिमेंट हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और इस तरह से एक जो सीरीज का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। और इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल एलिमेंट्स को किस प्रकार से अरेंज किया गया है ये मैं आपको नोट कर देता हूँ। तो देखो अरेंजमेंट देखो आपको बनानी है। नीचे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो मेटल एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव हैं। इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, लेड और हाइड्रोजन। इसके बाद आएगा पीवी, Hg यानी कि मरकरी। Hg किसको बोलते हैं हम? मरकरी को। ये दिख जाएगी कि पूरी आपको यहाँ से Cu, Hg, Ag और Au दिख रही है। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। नीचे नीचे गोल्ड है। तो ये इनका है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और नीचे नीचे गोल्ड की सबसे
कम है। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इससे लेस ये है, इससे लेस ये है, इससे लेस ये है, या तो ई या तो कम ई या तो कम ई, और नीचे जैसे चलते चले जाएंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आयरन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है ना। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन सब को इनमें से कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उसमें जिंक देख लो, चेक करो, ये रहा जिंक ऊपर और ये रहा कॉपर। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो कम रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकती। और अब इसमें देखो आयरन और कॉपर को चेक करो, ये तो आयरन रहा, ये कॉपर रहा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो आयरन आराम से ईजी वे में कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर को जब डिस्प्लेस कर देगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट टिक किया है। समझ में आ गई। तो इस सीरीज को हमें ध्यान में करना होगा और इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, उसका डिसीजन हम इसके बेसिस पर ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार नोट कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, लेकिन कितनी बार हो रही है? डबल हो रही है, 2 बार हो रही है। ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 कंपाउंड या 2 सब्सटेंस आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और उन सब्सटेंस के जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं म्यूचुअली एक दूसरे से ट्रांसफ़र होंगे और ट्रांसफ़र होकर यानी कि डिस्प्लेस होंगे और डिस्प्लेस होकर 2 न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। द केमिकल रिएक्शन इन विच in which atoms or groups of atom या तो एटम होंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम होंगे, एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होंगे? आर डिस्प्लेस्ड म्यूचुअली एंड फॉर्म न्यू compounds called double displacement reaction। यानी कि 2 कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड के जो एटम्स हैं या आयंस हैं वे म्यूचुअली एक दूसरे के साथ क्या होंगे? डिस्प्लेस्ड होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखो 2 कंपाउंड हैं,
दो रिएक्टेंट, बोथ रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स के एटम्स, ये वाला तो एटम हो गया कॉपर और सोडियम, SO4 और OH ये ग्रुप्स ऑफ एटम हो गए, समझ गए। अब देखो आप कोई भी केमिकल फार्मूला जब ऑब्टेन करते हो तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट को आप फर्स्ट में लिखते हो और नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आप लास्ट में लिखते हो। ठीक उसी प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है और ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है। तो इसको डिस्प्लेस करना है, यानी कि कॉपर को तो ऐड कर देना है इसके साथ, यानी कि इसका पॉजिटिव पार्ट तो ऐड कर देना है इसके साथ और इसका पॉजिटिव पार्ट ऐड कर देना है इसके साथ। समझ में आ रही बात। इसका पॉजिटिव पार्ट तो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ और ये वाला पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा इस वाले नेगेटिव पार्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा एलिमेंट की बैलेंसी का, ठीक है ना। तो अगर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ जाता है तो यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम सल्फेट के साथ जाता है तो सोडियम क्या बन जाएगा, सल्फेट, ठीक है। ये दो आपको न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो चुके हैं और अब मैं इन एरोस को यहाँ से हटा रहा हूँ। ये आपकी चीज़ समझ आ गई होगी। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एरोस और प्लस माइनस का साइन यहाँ पर नोट किया था, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपके ध्यान हो सकती है। प्रीवियस क्लासेस में आप शायद इसको पढ़ भी चुके थे कि पॉजिटिव पार्ट को फर्स्ट में लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, नेगेटिव पार्ट को लास्ट में लिखते हैं। और पॉजिटिव का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, नेगेटिव का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। तो एक का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दो आपको न्यू सब्सटेंस यहाँ पर ऑब्टेन हो चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डबल टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, डबल टाइम्स हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार तो इसने इसको रिमूव किया, दूसरी बार में इसने इसको रिमूव किया, डबल टाइम्स हुआ है ना, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको बैलेंस करो। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के दो हैं एटम्स हैं, यहाँ पर एक ही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोडियम के यहाँ पर 2 हो गए तो सोडियम ही यहाँ पर 2 हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना। इक्वेशन कैसा है ये, बैलेंस। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएं तो आपको क्या मिलेगा। देखो इसका ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ भेज दो, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। दूसरा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो, KNO3, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो आप जब सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हो पोटेशियम क्लोराइड के साथ तो आपको सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर ऑब्टेन होता है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ये रिएक्शन क्या है बच्चों, ऑलरेडी आपके लिए बैलेंस है, ठीक है ना। अब देखो एक और लिख देता हूँ मैं, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन करा दो कैल्शियम सल्फेट को। किसको करा दो, कैल्शियम सल्फेट को। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट करवाइए, कैल्शियम ब्रोमाइड आपको मिल जाएगा और बेरियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो उस रिएक्शन को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमने नोट किया उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर एग्जांपल्स को नोट किया है। तो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स को ठीक से ध्यान में रखना है। एग्जांपल बहुत ही मस्ट होते हैं, ये दीज एग्जाम्पल्स शुड बी लर्न, ये आपको लर्न होने चाहिए, आपको याद आने चाहिए, आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें फार्मूला वगैरह की बताती गई होती हैं। और ये जब तक आप फार्मूलेस को, इनकी बैलेंसेस को लर्न नहीं करते हो तब तक आपको इन इक्वेशंस को बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है,
ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स और रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया। ठीक है ना। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस को और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनकी डेफिनेशंस भी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।